हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिकल वर्ल्ड। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन से तो चले लिख लेते हैं यूनिफिकेशन क्या होती है। यूनिफिकेशन क्या होती है? यूनिफिकेशन समझे उससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। अगर आपको उस पर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और मैं रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूँगी, ठीक है। तो यूनिफिकेशन क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देती हूँ। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप इसको समझ लें, ठीक है। यूनिफिकेशन होता है कि हम बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनास को या बहुत सारे डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना को जो हमारे आउटर स्पेस में हो रहे हैं या जो हमारे नेचर में हो रहे हैं उनको एक सिंपल कंसेप्ट से समझा देना, सिंपल एक लॉ से समझा देना, उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसको। टू एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना in terms of simple concept or law is known as यूनिफिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देती हूँ। जैसे मैं बात करूँ अर्थ की, तो आपको पता है अर्थ, हर एक चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। लाइकवाइज प्लैनेट्स की बात करूँ, दो मैसिव प्लैनेट्स वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ, हमारा अर्थ जो रोटेट होता है अराउंड द सन, इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये सारा आता है इन द कैटेगरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बहुत सारे फिनोमिनास को हम ग्रेविटेशनल फोर्स से समझा सकते हैं। आपको इतना भी पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत पहले हमारे सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि एक एप्पल जो फॉल होता है ऑन द ग्राउंड, इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, तो ठीक है। तो उन्होंने हमें बोला था, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो इस प्रोपोर्शनलिटी को उन्होंने कहा था, उन्होंने हटाया था इसको g से, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि ये g क्या है। g को बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square, right? Where m1 and m2 are masses and r is the radius and r square is the distance between the two bodies separated by a distance, ठीक है। तो ये हुआ सारा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। अब हम एक और यूनिफिकेशन की एग्जांपल लेते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की मैं बात करूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ये सारी एग्जांपल 10th क्लास में पढ़ दिया कि हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं हैंस ओरियस्टेड, उन्होंने हमें ये लॉ दिया था। हैंस ओरियस्टेड इन्होंने हमें एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन्होंने ये लॉ दिया था। इन्होंने इस लॉ में क्या कहा था, थोड़ा बढ़िया सा लिख देती हूँ, तो मुझे लग रहा है थोड़ा गलत हो गया और थोड़ा काफ़ी हाइटेड भी हो गया, तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ।
इन्होंने हमें ये लिया लॉ दिया था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि अगर हम कोई भी वायर लें, ठीक है, उसमें हम करंट प्रोड्यूस करें तो उसके आगे पीछे क्या होगा, उस वायर में अगर हम करंट प्रोड्यूस करें तो उस वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। हमें डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि अगर हम कोई भी वायर ले रहे हैं और उसमें करंट पास करवा रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन भी क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये हमें दिया था हैंस ओरियस्टेड ने अपने प्रिंसिपल से, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लाइकवाइज आफ्टर 10 ईयर्स माइकल फैराडे ने अपना लॉ दिया था मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम उसको भी स्टडी कर लेते हैं। माइकल फैराडे ने अपना लॉ दिया था मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अगर हम कोई भी कॉइल ले रहे हैं, ठीक है, उस कॉइल में अगर हम सेल्फ इंडक्शन से या म्यूचुअल इंडक्शन से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस कॉइल में करंट पास होएगा, उस करंट में ऑटोमेटिक, उस कॉइल में ऑटोमेटिक करंट फ्लो होने का हमें अनुभव होगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से प्रूव कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास तो हम उससे मैग्नेटिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर हमारे पास मैग्नेटिज्म है तो हम उसमें उससे करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि ये आप पढ़ चुके हैं अपनी 10th क्लास में। उसके बाद मैक्सवेल आए, मैक्सवेल जो जिन्होंने इस दोनों कंसेप्ट को कंबाइन किया। मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशंस दी जिससे उन्होंने इन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज मैग्नेटोस्टैटिक्स, इन दोनों कंसेप्ट्स को कंबाइन करके उन्होंने अपना एक इंडिविजुअल कंसेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट की भी प्रॉपर्टीज होगी, मैग्नेटोस्टैट की भी प्रॉपर्टीज होगी और उससे हमें हमें मिलेगा एक वेव मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, अब अगर मैं आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ये जो लाइट वेव्स हैं इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, लाइट वेव्स को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ये और हमारा जो लाइट है वो डुअल नेचर की है, जो आपको तो पता होना चाहिए। डुअल नेचर है मतलब इसका पार्टिकल नेचर भी है एज वेल एज इसका वेव नेचर भी है। हालांकि हम इसको फर्दर अभी थोड़ी देर में ही इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करके मैं आपको समझाऊंगी, तो आप कंफ्यूज मत होइए अभी इन वर्ड से। तो ठीक है, मैक्सवेल ने इन दोनों लॉज को कंबाइन करके अपना एक इंडिविजुअल कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय यूजिंग उनकी 4 इक्वेशंस को यूज करके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं रिडक्शनिज्म की तरफ। ठीक है, तो रिडक्शनिज्म क्या होता है, लिख लेते हैं उसको। रिडक्शनिज्म है, रिडक्शनिज्म अगर हमें कोई भी बल्क सिस्टम की स्टडी करनी है, ठीक है, अगर किसी भी लार्ज सिस्टम की, किसी कम्प्लेक्स सिस्टम की अगर मुझे स्टडी करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसी को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़, कोई भी लार्ज सिस्टम को स्टडी करनी है तो पहले मुझे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब और आसान में है कि उस सिस्टम को रिड्यूस करते हुए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक बड़ी आसान भाषा में एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारा सिलेबस की बात कर लें। ठीक है,
हमारे सिलेबस में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, फिर उसके आगे प्रोसीड करते हैं, और फिर जो हमारी लास्ट की एक्सरसाइजेज होती हैं हम उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और हम मिसलिनियस को भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लाइक वाइज रिडक्शनिज्म का भी प्रिंसिपल सिमिलर ऐसा ही है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पकड़िए। मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले उसके बेसिक्स को पकड़िए, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट को समझिए कि वो जो कम्प्लेक्स सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है। आफ्टर दैट जैसे ही आपने उन सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को समझ लिया, वैसे ही आपने उस मास्टर कर लिया उस कम्प्लेक्स सिस्टम को समझने में, तो आप क्या पता हो सकते हैं कि आप उससे भी बेटर और इम्प्रूव्ड वर्जन दें जो भी आप सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको भी। in order to study in order to study complex system, complex और बल्क, ये भी लार्ज सिस्टम ही होता है, ठीक है। बल्क सिस्टम we first need to understand its molecular constituent, ठीक है। ऐसा लिख लीजिए, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बढ़िया, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दूं, हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स 19वीं सेंचुरी से पहले हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते थे, हम उसमें पढ़ते थे टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, इंट्रोपी हो गई, छोटी छोटी हम इसका कंसेप्ट इकट्ठा कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में। आफ्टर 19वीं सेंचुरी सब्जेक्ट्स जैसे कि काइनेटिक थ्योरी आ गया, जैसे कि स्टैटिकल मैकेनिक्स आ गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सब जो भी हमारे पास मटेरियल था उन्होंने इन सबको इकट्ठा किया और इन सब की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और फिर देन अपने अंदर समेट लिया, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी बड़ी ब्रांच है जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ ऑल अबाउट यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो आप अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसको बोलेंगे हम कंजर्वेशनल लॉ, ठीक है। बहुत सारे लॉज हैं, सबसे पहले आप इन सबको लिख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो चले हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंजर्वेशनल लॉज। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंजर्वेशनल लॉज, ठीक है। कंजर्वेशनल लॉज, ठीक है। हमारी क्लासिकल फिजिक्स में कंजर्वेशनल लॉ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इफ वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कंजर्व क्वांटिटी एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम देन वी शैल हैव द सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एट लेटर टाइम। मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है m, कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M, किसी भी टाइम t पे, ठीक है, देन आफ्टर कोलिजन वो ऑटोमेटिक स्प्लिट हो गया या तो रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन वो स्प्लिट हुआ इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, एक का मास है स्मॉल m1 और एक का मास है स्मॉल m2, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर टाइम t2 पे। तो मतलब m इज इक्वल्स टू डॉटर न्यूक्लियाई स्मॉल m1 प्लस m2, ठीक है। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब ये है
कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है वो? कि अगर किसी बॉडी का, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, या तो उसका कोलिजन हो गया है तो वो मास ब्रेक हो गया इनटू मैनी डॉटर न्यूक्लियाई, तो अगर हम उन सबको ज्वाइन करें तो हमें वही प्रीवियस मास मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बल्ब की, तो मैं बल्ब पकड़ती हूँ, ठीक है, पकड़ा मैंने, तो उसका मास है कोई, मैं उसको नीचे फेंक देती हूँ, तो जो उसका मेटल पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा और जो ग्लास पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो अगर मैं उन सबको इकट्ठा करूँ तो मुझे वापस से वही प्रीवियस जो पहले बल्ब था मेरा, उसका मास इक्विवेलेंट होगा। तो ये आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझे? ठीक है, ये तो हमने पहले बातों बातों में ही प्रूव कर लिया है ना, कितना आसान है ये सब। अब हम सेकंड हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, जो हमारा सेकंड कंजर्वेशनल लॉ है। तो चलिए इसको भी स्टडी कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, कंजर्वेशनल लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई भी चार्ज है, ठीक है, अगर मैं लार्ज स्केल की बात करूं या तो बिल्कुल सब एटॉमिक एटॉमिक साइज की बात करूं, तो उसमें क्या होता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस और वन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। तो चले इसको लिख लेते हैं। मैं ऊपर लिख लेती हूँ ताकि आपको यहीं पे लिख लेते हैं। चार्ज can neither be created nor be destroyed। ठीक है, it can just transform from one body to another। बढ़िया, आसान है ना, सब समझ आ रही है ना? तो अगर मैं एक एटम की बात करूं, ठीक है, जैसे कि हमें पता है एक एटम है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उस एटम को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उसका नेट चार्ज 0 है। ठीक है, ठीक है, और अगर इम्बैलेंस तब क्रिएट होता है जब मैं या हम उस इलेक्ट्रॉन की एडिशन करें एटम में, या तो उस एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें बाय बम्बार्डमेंट या बाय स्कैटरिंग, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास चार्ज जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है एक बॉडी में। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इंक्रीज्ड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो बॉडी की होगी, वो बॉडी हो जाएगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से हट के नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें चार्ज को तो कंजर्व रखना है, तो इसलिए वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, if number of electron is increased by number of proton, then body is electrically नहीं, is negatively charged। ठीक है, और अगर if number of
proton is increased by number of electron, then body is positively charged. मतलब हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें बॉडी को क्या करना है, कुछ भी करके हमें चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम हमारा थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। हमारा जो तीसरा है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी लॉ का कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। सेम स्टेटमेंट है, बस चार्ज की जगह हम एनर्जी वहां पे मेंशन करते हैं। तो अगर मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे दूं, तो उसमें अगर हमें सन की बात करूं, तो हमारा जो सन शाइन करता है वो उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इनटू रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। और अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करूं, तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इनटू हीट, ठीक है। तो बराबर हो गया ना अमाउंट। लाइकवाइज तो इसका लिख लेते हैं एग्जांपल। इन न्यूक्लियर रिएक्टर nuclear energy is transformed into heat, ठीक है। हमारी जो दूसरी थी वो थी सन की, सन शाइन्स बिकॉज its nuclear energy is transformed into रेडिएशन एनर्जी। तो ये वही बात हो गई ना कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू वन फ्रॉम टू अनदर फॉर्म, टू वन फॉर्म अनदर फॉर्म। तो एनर्जी जो हमारी होली सोली है वो तो कंजर्व ही रह रही है ना। तो ये हो हमारा थर्ड लॉ, मतलब जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ लॉ, जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा। तो वो ये है फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ठीक है, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट remain conserve, ठीक
ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या है, इसमें ये है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेती हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारा लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ बाय गन। ठीक है, अगर मैं एक गन बनाऊं, हालांकि मैं इतनी अच्छी गन नहीं बनाऊंगी, पर मुझे लगता है ये चलेगी। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, सिस्टम जो है रेस्ट पे है, और जो मेरा लीनियर मोमेंटम जिसको मैं डिनोट करूंगी पी, वो भी 0 है इस टाइम पे, 0। ठीक है, ये इनिशियल की बात है। अगर मैं इसको कुछ टाइम बाद शूट करूं, ठीक है, तो ये गन कुछ ऐसे बनेगा, हालांकि वो सेम ही रहेगी, और इसमें एक बुलेट निकलेगी। बुलेट का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा पर चलेगा। ठीक है, बुलेट की डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन होगी बैकवर्ड। हालांकि सिस्टम अब रेस्ट पे नहीं है, बट लीनियर मोमेंटम अभी भी 0 ही है। टोटल लीनियर मोमेंटम इज स्टिल 0, पर जो हमारा बुलेट है वो रिकॉइल होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और हमारी जो जो हमारी गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव हो जाएगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मोमेंटम गेन करेगा, और जो मेरी गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मोमेंटम गेन करेगी, और जिसकी वजह से मुझे अभी भी मेरा जो टोटल मोमेंटम होगा वो अभी भी 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये है मेरा कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप इस बात को नोट रखें कि लीनियर मोमेंटम हमेशा ट्रांजैक्शनल बॉडीज के लिए ही वैलिड है, मतलब इट इज ओनली वैलिड in translational motion। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको और बढ़िया से एग्जांपल आए। अगर कोई बॉडी है जिसका मास है m, वो मूव हो रही है वेलोसिटी v से, v1 से। ठीक है, तो ये जो बॉडी होगी ये मोमेंटम एक्वायर कर लेगी। ठीक है, ये मोमेंटम एक्वायर करेगी जिसको मैं डिनोट करूंगी p1, जिसका होगा जो इक्वल होगा m1 v1। ठीक है, जो और दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही है, जिसका मास होगा m2, और वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है, तो वो मोमेंटम एक्वायर करेगी p2 विच इज इक्वल्स टू m2 v2। ठीक है, यही होगा कंडीशन। तो अगर ये दोनों कोलाइड करेंगे, तो अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, तो जो मेरा पी नेट निकलेगा, नेट मोमेंटम, वो p1 प्लस p2 इन दोनों के बराबर होगा। हालांकि ये 0 ही हो जाने वाला है क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे मेरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व ही मिलेगा। ठीक है, अब आपको मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, अब हम अपना फिफ्थ लॉ की तरफ चलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिखते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
ये बोलता है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क acting on a body then total angular momentum ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से रिमेन्स कंजर्व्ड। आपको एक और पॉइंट नोट डाउन रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है ये अब उन बॉडीज़ के लिए लगेगा जो रोटेशनल मोशन में होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ इसको, वैलिड फॉर रोटेटिंग बॉडीज। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, अर्थ रोटेट हो रही है अलोंग इट्स एक्सिस, रिवॉल्व हो रही है अलोंग इट्स एलिप्टिकल पाथ, मतलब अराउंड द सन। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, तो एक एग्जांपल देती हूँ, आप उसको पिक्चर में भी देखो कि अगर मैं जिम्नास्ट की बात करूँ, ठीक है, तो वो रोटेट हो रही है। अगर ये जिम्नास्ट है, ठीक है, ये मतलब इसके हैंड्स हैं, इसने अपने हैंड्स को फिलहाल इस तरह रखा हुआ है। ठीक है, और ये इसकी मोशन है, ये इसकी लेग्स की पोजीशन है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रही है। जैसे ही ये अपने हैंड्स की पोजीशन सर्कुलर से मतलब और इलिप्टिकल से अपने एक्सिस रोटेशन की एक्सिस पे लेके चली जाएगी, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट से नहीं, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें उस टाइम पे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि L इज इक्वल्स टू आई क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा, L is angular momentum, I is momentum of inertia and omega is angular speed। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इस क्वांटिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी ये मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जो है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया रिमेन कांस्टेंट, तो मेरा एंगुलर जो स्पीड होगा, मतलब जो जिम्नास्ट की स्पीड होगी, वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट से इंक्रीज होके काफ़ी तेज रोटेट होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए केवल और केवल 4 फोर्सेस ही पर्याप्त हैं, जिनका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फोर्थ है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम इनको वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको ये नोट डाउन करना तो आप कर लें, और मैं आपको अब दूसरा टॉपिक समझाती हूँ जो मेरा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, फोर्सेस इन नेचर। हमारी यूनिवर्स को बनाने के लिए केवल और केवल 4 फोर्सेस ही थी, जिसमें थी एक ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड थी हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ थी वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, जिनमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लाइट जो है वो आती है इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये पता था कि जो हमारी लाइट है, कुछ एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, मगर कुछ डिस्कवरीज के बाद हमें रिसर्च किया कि लाइट का वेव नेचर प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट में लाइट अपना पार्टिकल नेचर शो कर रही थी, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा कि लाइट हमारा वेव नेचर शो कर रही थी।
तो फिर हमने कंक्लूड किया कि नहीं, लाइट डुअल नेचर की होती है, मतलब पार्टिकल भी नेचर है उसका एंड वेव नेचर भी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में ही बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इट इज गवर्न्ड बाय कूलम्स लॉ, इट इज governed by कूलम लॉ, ठीक है। सेकंड, लाइट का जो है हमारा, लाइट हमारी एक डिस्क्रीट पैकेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है, और वो पैकेट हम बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। और फोटॉन्स जो है हमारे, वो बिल्कुल बुलेट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब इतनी स्पीड से चलते हैं कि उनका हम पार्टिकल नेचर होता है, और अगर वो बुलेट कहीं स्ट्राइक करें तो वो अपना वेव नेचर प्रोमिनेंट दिखाते हैं, मतलब जो हमारा फोटॉन्स है वो भी डुअल नेचर का है, ठीक है। तो अब हम इसका लिखते हैं सेकंड पॉइंट, these forces are attractive as well as repulsive, ठीक है। जैसे कि हमें पता ही है कि जो चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस, वो रिपेल करते हैं, ठीक है, रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, जो मैंने पहले बोला था कि दिस फोर्सेस आर गवर्न्ड बाय कूलम लॉ, और कूलम लॉ हमारे पास था विच इज सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिजिकल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर चलूं, तो वो नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर सेंट्रल फोर्स, मतलब दे एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर सेंट्रल फोर्स, ठीक है, कंजर्व्ड फोर्स, और क्या रहा, और इसका जो फंडामेंटल कैरियर है वो है फोटॉन्स, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी फोर्स पढ़ लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। Gravitational force is the weakest force found in nature. It is the weakest force ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है, इट इज यूनिवर्सल अट्रैक्टिव, इट इज यूनिवर्सली अट्रैक्टिव। हालांकि जो हमारी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो अट्रैक्टिव भी है एज वेल एज रिपल्सिव भी है, बट हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, इट कैन नाइदर बी रिपल्सिव, ठीक है। इट इज वैलिड बोथ फॉर मैक्रोस्कोपिक as well as microscopic world, irrespective of size, mass और डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स अराउंड मैसिव, मतलब टू ऑब्जेक्ट्स अगर मैसिव मास के हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काफी प्रोमिनेंट होता है। अगर मैं बात करूं, ये भी सेंट्रल फोर्स ही है। सेंट्रल फोर्स मतलब इट ऑलवेज इट इज ऑलवेज अट्रैक्ट डिपेंड ऑन लाइन ज्वाइनिंग, मतलब बिल्कुल सेंटर पे ही डिपेंड करेगी। अगर मेरे पास मास है m1 m2 तो इट ऑलवेज डिपेंड ऑन लाइन ज्वाइनिंग दीज टू मासेस, ठीक है। बिल्कुल सेंटर पे, ऐसा नहीं होगा कि ये बॉडी यहाँ पे रखी है या ये बॉडी कहीं यहाँ पे रखी है, तो हो सकता है बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो। तो ऑब्स्टेकल्स के बिना अगर दो मास मिल रहे हैं बिना किसी डिस्टॉर्शन के, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोमिनेंट वहां ही होगी, ठीक है। इट इज कंजर्व फोर्स, these force follow inverse square law, ठीक है। और ये जो है ये गवर्नड है हमारी, these forces are governed by ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। this force is governed by Newton law of gravitation, जो बिल्कुल सिमिलर है कूलम्स लॉ से। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लें। चलो ये तो आप हमेशा ही पढ़ते हैं, तो आज हम कुछ नया सीखते हैं। वो ये कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स था वो हमें आइजैक न्यूटन ने बहुत पहले ही बता दिया था, मगर हमें इतना पता नहीं था प्रोमिनेंट। लेकिन जैसे ही क्वांटम थ्योरी की डेवलपमेंट हुई, हमें आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने कहा कि जो ग्रेविटी है वो एक स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शन की तरह बिहेव करती है। उन्होंने ये बोला कि जो स्पेस टाइम है वो एक फैब्रिक की तरह है, मतलब एक चादर की तरह है, और कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट उस स्पेस टाइम में जितना कर्वेचर बेंड करता है उसके अराउंड उतनी ही ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है, और ये इन सब चीज़ों से हट के है कुछ, बट हालांकि आप इतना डेप्थ में मत जाइए। और एक पॉइंट जो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो कैरियर होता है, ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो ये है कि इसका जो फंडामेंटल फोर्स कैरियर है, फंडामेंटल फोर्स कैरियर
उसका नाम है ग्रेविटॉन। हालांकि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसका अभी तक कोई हमें एक्सपेरिमेंट में ना ही हमने कोई अभी तक कंक्लूड किया है, ना ही हमने आज तक कभी इसको समझा है, ना ही हमने इसको विजुलाइज किया है। इसको विजुलाइज करने का मतलब ये है कि अगर मैं अर्थ की बात करूं तो मुझे अगर ग्रेविटॉन की स्टडी करनी है तो मुझे अपरेटस चाहिए पूरा यूनिवर्स का साइज का, जो पॉसिबल नहीं है। तो ग्रेविटॉन्स को फिलहाल देखना इम्पॉसिबल है। हम सिर्फ उसको सिर्फ एक हाइपोथेसिस कंसेप्ट ही लिख के चल रहे हैं, जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। अगर हम उसको ना माने तो आगे फर्दर हम डेप्थ में नहीं जा पाते। तो दिस ग्रेविटॉन जो एक फंडामेंटल कैरियर है ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जस्ट हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ऑल्दो ये इसका फोर्स कैरियर है, ग्रेविटॉन इसका नाम है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करें। अब हम नेक्स्ट की चलते हैं। अब हम नेक्स्ट फोर्स की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, ये मैक्रोस्कोपिक में भी वैलिड है एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक में भी वैलिड है। बट अब हम जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए ही वैलिड है। मतलब अब हम सिर्फ साइज उनके बारे में बात करेंगे जो होगा 1 फर्मी के विदिन, मतलब 10⁻⁻15 मीटर का डिस्टेंस होगा। मतलब माइक्रोस्कोपिक में ही ये फोर्सेस वैलिड हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड या लार्ज स्केल पे दिस फोर्सेस कैन नॉट बी विजुलाइज्ड। नाम ही बता रहा है, वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियस। सिर्फ हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हमें कहाँ देखने को मिली थी? ये हमें देखने को मिली थी बीटा एमिशन के टाइम पे। बीटा एमिशन इन अ न्यूक्लियस। तो अगर मैं बात करूं, इफ अ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस is converted into proton, then emission of electron as well as antineutrino, जिसको हम बोसॉन्स भी बोलते हैं, WZ बोसॉन्स, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस की विदिन न्यूट्रॉन, एक जो न्यूट्रॉन है अगर वो कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, तो उसमें मुझे एमिशन होगी एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो की, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो उसमें क्या होगा, पॉजिट्रॉन कन्वर्ट होगा, प्रोजिटॉन प्रोजिटॉन इजेक्ट होगा एंड न्यूट्रिनो, ठीक है। ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को हम WZ बोसॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए इन टर्म्स में, ऑल्दो इनको हमने एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया है, बट इन पे रिसर्च अभी भी चल रही है। तो ये सब अभी तो हम सिर्फ वही बातें सुन रहे हैं जो अभी सिर्फ हमें रिसर्च पे ही मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, और मैं आपको लिखवा देती हूँ कि हाँ, जो एनर्जी रेडिएट होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स में, वो जो है वो बीटा मिशन के टाइम पे वो डिपेंड करती है, वो इक्वली शेयर होती है बिटवीन हमारे न्यूट्रिनोज में और हमारे बीटा पार्टिकल्स में। मतलब एनर्जी शेयर, कहीं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
एनर्जी शेयर in weak nuclear force is equally distributed ठीक है, is equally distributed in WZ bosons जिसको हम न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी बोलते हैं एंड बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर हमारे WZ बोसॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम है तो बीटा पार्टिकल उस टाइम पे मिनिमम एनर्जी लेके जाएंगे और वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो जैसे हमने वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात की, वैसे ही हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये वैलिड है इन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं मतलब प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन, दोनों को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हालांकि हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो जो ये अगर मैं ये एटम है, अगर मैंने एटम, हालांकि हमें पता है कि हम एटम को नहीं देख सकते, तो मैंने यहाँ पे बड़ा बना दिया काफी, और उसके बीच में ये है हमारा न्यूक्लियस, और इसमें ये जो फोर्स है ये लगती है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, बिटवीन टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, हालांकि हमें पता है प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो उनमें रिपल्शन होनी चाहिए, है ना। अगर मैं दो प्रोटॉन को लेके चलूं तो मुझे पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में तो रिपल्शन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं दो न्यूट्रॉन को लेके चलूं तो ये चलो न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, पर ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन है ये क्यों आपस में इंटैक्ट है, तो उसका रीजन ये है कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन हमारी रिपल्सिव फोर्स की। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो काफी वीक है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि जो ये फोर्स है ये लगती है 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स है वो एक्सट्रीमली क्लोज है टू ईच अदर। ठीक है, बिकॉज दिस force is the strongest force in nature। ठीक है, stability is due to जो हमारी स्टेबिलिटी है वो इस वजह से है बिकॉज टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर NF लिख रही हूँ न्यूक्लियर फोर्स को। ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी समझने की, इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन रिपल्सिव फोर्स। तो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होगी वो ओवरकम कर देगी, और इसी वजह से हमारी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी स्टेबिलिटी एज इट इज रहेगी। ठीक है, सो
और अगर मैं बताऊं इसमें तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर लिख लिए। दीज आर नॉन सेंट्रल, दीज आर नॉन सेंट्रल। क्यों नहीं है सेंट्रल? क्योंकि ये एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस पे एप्लीकेबल है, एक्सट्रीमली जिसमें पार्टिकल्स एक्सट्रीमली क्लोज्ड टाइटली होते हैं, एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं ऑलमोस्ट। दीज आर नॉन कंजर्व्ड, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। क्लोजली बाउंड टू each other with distance 1 Fermi, जिसको हम लिखते हैं 10⁻⁻15 मीटर। ये 1 फर्मी जो इक्वल है 10⁻⁻15 मीटर की है, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई हमारी फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में। जो पॉइंट है वो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर। वो है इसका फंडामेंटल फोर्स कैरियर जो है किसका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, वो है ग्लूऑन। ये भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो अभी आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आप 11th और 12th में इनकी यूजेस पढ़ेंगे। और ये जो जितने भी फोर्स कैरियर हैं ये आप फर्दर अगर आप इंटरेस्टेड होंगे रिसर्च में तो ये सब उन्हीं के लिए काम की बातें हैं, ठीक है। तो और मैं बता दूं, अगर मैं इन सब फोर्सेस को कंबाइन करूं एज अ स्ट्रेंथ के तौर पे, तो मैं स्ट्रेंथ ऐसे लिखूंगी। स्ट्रेंथ, अगर मुझे इन सब फोर्सेस को कंबाइन करना होगा, जितनी भी हमने 4 फोर्सेस पढ़ी हैं, तो जबकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स मानी जाती है नेचर में, दिस फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो अगर मैं इसको स्ट्रेंथ, अगर मैं इसका 1 कंसीडर करूं तो हम सीरियल वाइज अरेंज करते हैं। एफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, एफ कौन सी पढ़ी थी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोर्स ग्रेविटेशनल वाली, और उसके बाद लास्ट सबसे फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पढ़ी थी ना। तो अगर मैं इसका स्ट्रेंथ रेशियो लेके चलूँ फर्स्ट, तो जो मेरी वीक होगी वो होगी 1/10⁻13, ठीक है, 13, ठीक है। मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ ताकि आपको 10⁻⁻13, ठीक है। ग्रेविटेशनल होगी 10⁻38, और जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी वो होगी 10⁻⁻2 रेशो में, ठीक है। तो इन सब स्ट्रेंथ जो जितनी भी 4 फोर्सेस हैं वो इन सब का स्ट्रेंथ हम इन तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, एज अ स्केल अगर हम लेके चले, ठीक है। जैसे कि जो मेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल से कितनी है, तो वो 10⁻38 टाइम वीक है। मेरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इतनी वीक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ऑल्दो इट इज मैक्रोस्कोपिक, वैलिड इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ठीक है, बट फिर भी, ठीक है। तो दिस कंप्लीट योर यूनिट फर्स्ट। तो आपका यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है।
तो आप अब इसको अच्छे से स्टडी करें और आपको जहाँ पे भी डाउट आए आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे डाउट आ रहा है। और मैं आपको यहीं पे अलविदा बोलती हूँ। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ का, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बता देना। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच।